क्या तृणमूल कांग्रेस में हिंदू नहीं रह सकते? क्या वामपंथी हिंदू नहीं हो सकते? क्या कांग्रेसी हिंदू नहीं हो सकते? ये सवाल अपने आप पैदा हुआ। और भद्र लोग हो चाहे आम गरीब गुरबा हो, उन सबको ये बात समझ में आई, ममता बनर्जी का विकल्प बंगाल में नहीं पैदा हुआ है। जो अपने आप को विकल्प कह रहा है वो उससे बुरा विकल्प है, वो ममता बनर्जी से बेटर विकल्प नहीं है। और इसी बात ने इस फर्क को पैदा किया। और मैं अगर सही तरीके से विश्लेषण कर रहा हूं तो ये जो गोदी मीडिया का आंकड़ा है उसको भूल जाइए। एक बार फिर बीजेपी 100 से नीचे रहने वाली है, ऊपर नहीं जाने वाली। मैंने थोड़े समय पहले सोचा था कि ये 50 के आसपास रहेगी, लेकिन हमें लगता है कि थोड़ी ज्यादा ही हो रही है। 77 जो उनका फिगर है उससे या तो थोड़ा बढ़ जाए या तो थोड़ा घट जाए, यही मूल इनका रिजल्ट आने वाला है। बाकी ममता बनर्जी के पास किसी भी सूरत में 160-70 से कम सीटें नहीं आएंगी। पहले से घटेगी, हमें भी लगता है घटेगी, लेकिन ये फिगर में थोड़ा सा ये होगा, अगर 160-70 आएंगी तो बीजेपी थोड़ा और बढ़ेगी, अगर ममता बनर्जी 200 के करीब जाएंगी तो बीजेपी थोड़ा घटेगी। इस बीच लेफ्ट और कांग्रेस जो है, इनकी मौजूदगी का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस इफेक्ट जो है दिखा है इस चुनाव में। वो क्या दिखा है? हालांकि गोदी मीडिया तो बता रहा है कि बहुत कम इन लोगों को 2.5-3% वोट मिले हैं, लेकिन नहीं, कम से कम कांग्रेस पार्टी 5 से 6 सीटें लेकर आएगी, 5 से 6 सीटें, और इससे थोड़े ज्यादा संख्या पर वो सेकेंड होगी। और जहां वो सेकेंड होगी वहां बीजेपी के लिए कोई चांसेस नहीं है। इसी तरीके से तृणमूल कांग्रेस को लेफ्ट ने भी फायदा पहुंचाया है। लेफ्ट पिछले चुनाव में चूंकि राम वाम का नारा था, तो लेफ्ट के कारण बीजेपी को 43 सीट्स मिली थी, 43 सीट्स, और करीब 27 सीटें ऐसी थी जो लेफ्ट थोड़ा ज्यादा वोट ले आया था, इसलिए बीजेपी को नहीं मिली, वरना और फिगर ज्यादा जाता। इस बार लेफ्ट ने अलग लड़ाई लड़ी। लोगों ने लेफ्ट की ताकत को नहीं समझा। मैंने जहां भी चर्चा की, कहने लेफ्ट तो कुछ है ही नहीं, उसको तो कोई जानने ही वाला नहीं। अरे लेफ्ट के पास में राहुल गांधी नहीं है, लेफ्ट के में नरेंद्र मोदी नहीं है, अमित शाह नहीं है, ममता बनर्जी नहीं है, कोई ऐसा मास लीडर नहीं है जो लेफ्ट को रिप्रेजेंट करे। और ना तो गोदी मीडिया में लेफ्ट को बैठने के लिए जगह है। तो लेफ्ट की जो बंगाल में मौजूदगी है और उसका सिग्निफिकेंट इफेक्ट जो है, तीसरे नंबर पर भी लेफ्ट अगर है, वो वोट बीजेपी का छिन रहा है पिछले चुनाव के मुकाबले। तो बीजेपी की संभावना इसलिए भी कम हुई है। कांग्रेस और लेफ्ट ने अपने अपने तय जो वोट हासिल किए हैं, दोनों मिला के मान लीजिए कि 10% वोट हासिल किया दोनों मिला के, तब भी ये 10% वोट ममता बनर्जी के समांतर खड़े बीजेपी के लिए सत्ता की लड़ाई में निर्णायक रूप से पिछड़ने वाले वोट हैं, उनको पिछड़ने के लिए बेबस करने वाले वोट हैं। ये मैं कहना चाहता हूं। तो ये पश्चिम बंगाल में दीदी अगर फिर से वापसी कर रही हैं, उनको अगर एग्जिट नहीं कर पाए हैं लोग, तो इसका सबसे बड़ा कारण ये बीजेपी की नफरत की पॉलिटिक्स है, जय बांग्ला बनाम हिंदुत्व करने का प्रयास है, मुसलमानों को दरकिनार करने का एक तरफा नारा है जो बंगाल की जनता इसको नहीं स्वीकार करती। ये सब कारण है, और उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी जो नहीं बन पाई वो है।
इसमें संदेह नहीं। बंगाल को विकल्प चाहिए, ममता बनर्जी का विकल्प चाहिए, लेकिन बीजेपी नहीं चाहिए विकल्प के तौर पर। ये चुनाव कहता है, पश्चिम बंगाल का चुनाव यही कहता है, हमें चाहिए ममता बनर्जी का विकल्प, लेकिन बीजेपी विकल्प के तौर पर नहीं चाहिए। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं थोड़ी बात बाकी स्टेट की भी कर लेना चाहता हूं। निश्चित रूप से पुदुचेरी और असम बीजेपी लूज नहीं करेगी, मान के चलिए। अगर कम भी संख्या रहेगी पुदुचेरी में तो वो खरीद फरोख्त करके सरकार बना लेगी, ये भी मान के चलिए। और असम में तो पूरा सिस्टम का ही पोस्टमार्टम हो रखा है। कांग्रेस चाहे जितना प्रयास कर ले, मेरा तो आकलन है कि 40 के आसपास कांग्रेस रह जाएगी। बीजेपी 60 से बढ़ के 70 हो सकती है, और उसके अलाइज होंगे या कांग्रेस के अलाइज होंगे। असम में नहीं देखता कि कांग्रेस जीतेगी। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि तमिलनाडु में, कई एग्जिट पोल तो ऐसा कह रहे हैं कि तमिलनाडु में बीजेपी और एआईएडीएमके आ रही है, तो ये तो माथा पीट लेने वाली बात है। ऐसा भी हो सकता है कि तमिलनाडु वो प्रदेश है जहां सबसे ज्यादा डिलिमिटेशन का विरोध हुआ है। बीजेपी ने जो महिला आरक्षण का शिगुफा छोड़ा, उसको वो बैकफायर कर गया तमिलनाडु। हो सकता था उससे पहले उसकी स्थिति मजबूत होती, लेकिन इस घटना के बाद और इसका रिएक्शन जिस तरह से स्टालिन ने दिया, वो पूरे चुनाव बदल गया। तो वहां एक तरफा चुनाव है, एक तरफा है डीएमके के पक्ष में। और जो कोई भी बोल रहा है कि एआईएडीएमके और बीजेपी तमिलनाडु में आएगी, वो सफेद झूठ बोल रहा है। वो मैं महुआ मोइत्रा की ट्वीट को सही मानता हूं कि वो इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि मोदी शाह को कहीं उस दिन के लिए एजेंट भी मिलना बंद हो जाए, पोल काउंटिंग एजेंट, इसलिए ये लोग कह रहे हैं। तो केरल में सरकार बदलने को मैं बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं मानता। वहां कांग्रेस जीत के आ जाएगी तो इसलिए नहीं कि कांग्रेस के लिए वो टॉनिक और ऊर्जा का काम करेगी, ऐसा भी मैं नहीं मानता। कांग्रेस को तो पिछले चुनाव में ही जीतना चाहिए। वहां तो रोटी हर 5 साल में बदलती थी, इस बार तो दूसरी बार लेफ्ट रिपीट हुई, तब जाकर के बदलाव हो रहा है। तो ये बदलाव कोई इस वजह से नहीं हो रहा है कि कांग्रेस ने कुछ अच्छा काम कर दिया है। कांग्रेस को लड़ाई मजबूती से लड़नी पड़ेगी। असम जैसे स्टेट कैसे छीने जाए, वो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बंगाल में एक मौजूदगी जो कांग्रेस ने दिखलाई है, वो और मजबूत होनी चाहिए। हालांकि इन परिणामों से आगे की भविष्य और उसकी गति राजनीति निर्भर करेगी। लेकिन ये भी दिखता है कि ये 5 राज्यों के चुनाव नतीजे जो 4 मई को आएंगे, वो हिंदुस्तान की राजनीति को, उसके समीकरण को नए सिरे से परिभाषित और पुनर्गठित करने में एक भूमिका निभाएंगे। कांग्रेस 2024 में पूरे अपोजिशन को यूनाइट कर सकी थी। तीसरा मोर्चा और वैसा सोचने वाले लोग ध्वस्त हो गए थे। अब जो परिस्थिति बन रही है, राहुल गांधी का ममता बनर्जी के खिलाफ बोलना, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में बढ़ती दूरी, यहां तक कि तेजस्वी यादव तक का ये कहना कि राहुल गांधी का बयान ममता के लिए ठीक नहीं था, ये सारी घटनाएं बता रही हैं कि या तो कांग्रेस ने ये ठान लिया है कि अब हम पूरे देश में अकेले चलेंगे, तब भी देश की राजनीति बदलेगी, और नहीं तो फिर से तीसरे मोर्चे का एक जो उदय है भारतीय राजनीति में होगा। और हमें लगता है कि तीसरे मोर्चे का उदय होना चाहिए, क्योंकि इस देश में बीजेपी बनाम अदर्स ये लड़ाई, ये राजनीति सही नहीं है।
राजनीति बीजेपी बनाम कांग्रेस और बीच में तीसरा मोर्चा हो, जो पहले हुआ करता था, जो पूरी राजनीति को बैलेंस करता था। और कांग्रेस का मतलब यूपीए होगा, कुछ एलाइज उनके साथ होंगे, बीजेपी का मतलब एनडीए होगा, कुछ एलाइज उनके साथ होंगे, लेकिन एक थर्ड फ्रंट भी होना जरूरी है। थर्ड फ्रंट के बिना ये बाइपोलर इलेक्शन में सीधे बेईमानी शैतानी करके चुनाव दर चुनाव जीते चले जा रहे हैं। तो राजनीति बदलेगी। 4 मई को दीदी ने निश्चित रूप से कमाल कर दिया है, जो नतीजे 4 मई को दिखेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा होगा। हम फिर बातचीत करेंगे, विश्लेषण लेकर आएंगे। हमें अच्छा लग रहा है कि एक्स पर लोग हमें सुन रहे हैं, और एक्स पर हमें सुनने वाले लोगों से ये उम्मीद है कि यूट्यूब पर आप ज़रूर हमें प्रमोट करें। @प्रेम इंडिया 2026 बिल्कुल नया चैनल है यूट्यूब पर, और यूट्यूब पर बिल्कुल हमें व्यूज़ नहीं मिल रहे हैं, और आप प्रयास करेंगे तब ये चैनल इस्टेब्लिश होगा। एक से ज़रूरी है जनता के साथ निर्भीक तरीके से बातचीत करने के लिए, राजनीतिक का विश्लेषण करने के लिए, चीरफाड़ करने के लिए। तो हम फिर से आग्रह दोहराते हैं, सब्सक्राइब कीजिए @प्रेम इंडिया 2026 को। अपने मित्रों को भी, अपने संपर्क को भी जरूर स्प्रेड कीजिए, अपना चैनल मानकर कीजिए। आप हमारे एक्स पर साथी हैं, यूट्यूब पर भी बनिए। हमें दीजिए इजाज़त। आप सबका बहुत बहुत आभार कि इतनी रात भी हमारे साथ जुड़े हैं, बातचीत सुन रहे हैं, देख रहे हैं, चर्चा में शरीक हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। शुभ रात्रि, धन्यवाद।